हे गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स डीएलएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ईवीएस, जो कि इसमें होने वाला है यूनिट 2। यूनिट 1 मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, उसकी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2, और ये जो यूनिट है इसमें कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा यूनिट 2 का। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट वीडियो है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 2 का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इकाई 2 क्या कहता है, क्या है इकाई 2 का जो टॉपिक है वो क्या है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम क्या है इसका करिकुलम पर्यावरण अध्ययन का है। ठीक है, तो ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल क्या है इसका करिकुलम, हम देखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, हम शुरू करते हैं पॉइंट्स को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है ना, यानी कि इसका एरिया क्या है, फैलाव क्या है। पर्यावरण प्राथमिक स्तर पे हम पर्यावरण को क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो कौन कौन से एरिया को हम इसमें कवर कर रहे हैं, है ना। जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं ना पर्यावरण के, लेकिन प्राथमिक क्योंकि बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो इस लेवल पे हम जो बच्चों को किस किस क्षेत्र का ज्ञान देते हैं पर्यावरण में, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसकी रूपरेखा में पर्यावरण का अध्ययन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसकी रूपरेखा यानी पर्यावरण अध्ययन को भी प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है एनसीएफ 2005 के द्वारा। ठीक है, बच्चों को आसपास के वातावरण से जोड़ना, और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो बच्चे हैं उसको हम उनके आसपास के वातावरण से एनवायरनमेंट से हम उसको जोड़ेंगे, जिससे कि उनको पर्यावरण की शिक्षा आसानी से दिया जा सके, है ना। उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम बच्चों को देंगे तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से उस चीज़ को सीख जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, देखिए उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एनसीएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है प्राथमिक लेवल पे पर्यावरण को पढ़ाने का। तो प्राथमिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करना है। क्या होता है कि जो बच्चा है प्राथमिक लेवल पे है, यानी कि क्लास 1 to 5 का है, ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण के बीच में जो संबंध होता है ना प्राथमिक कक्षा का, और जो समाज है, संस्कृति है, हमारा वातावरण है, उसके बीच जो संबंध स्थापित होता है ना उसका अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, मध्य जो संबंध है उसको हम अध्ययन भी करते हैं, और इसके साथ साथ हम बच्चे का संबंध भी स्थापित करते हैं, बच्चा उससे रिलेट करे चीज़ों को, है ना, उससे जुड़ा रहे। उसके बाद क्या होता है कि चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना बच्चे में। जैसे अब हम बच्चों को एनवायरनमेंट साइंस पढ़ाएंगे, पर्यावरण पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगा ना हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है कि ये भी हमारा क्या एनसीएफ का उद्देश्य है कि चारों ओर की जो दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना बच्चों के अंदर। गतिविधियों द्वारा ज्ञानात्मक कौशल देना बच्चों को, गतिविधि यानी कि खेल कूद के माध्यम से, खेलों द्वारा, है ना, अलग अलग गतिविधि करा लो, खेल पहेली हो गया, नाटक हो गया, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें, भ्रमण करा लो आप बच्चों का। तो अलग अलग जो गतिविधि होती है ना उसके माध्यम से हम बच्चों को ज्ञानात्मक कौशल देते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर ज्ञान विकसित करते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता करते हैं। जो पर्यावरण में हमारी समस्याएं हैं, विद्यमान है काफ़ी सारी समस्याएं, जैसे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, मौसम में बदलाव है, ठीक है, पर्यावरण के में समस्याएं क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, या बहुत सारी समस्याएं ना, पानी की समस्या है, गर्मी इतना बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है। तो पर्यावरण में वनों की कटाई हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन हो रहा है, यानी मिट्टी का कटाव हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे पर्यावरण में, है ना, वायु प्रदूषित है या फिर प्रदूषण है, तो काफ़ी सारी समस्याएं ना, इन सभी के प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं पर्यावरण, तो जो सामग्री होता है ना, पाठ्य सामग्री का चुनाव हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके 6 प्रकरण होते हैं, यानी कि 6 एरिया है इसके। अगर हम बात करते हैं कि हम बच्चों को प्राइमरी लेवल पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हैं, और जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो कहाँ किस चीज़ से संबंधित होता है,
तो इसके 6 प्रकरण हैं, यानी कि हम 6 एरिया पे बात करते हैं। जैसे कि हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, हम परिवार के बारे में पढ़ाते हैं, परिवार एवं मित्र के बारे में पढ़ाते हैं, काम पढ़ाते हैं, खेल पढ़ाते हैं, जीव पौधे, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, है ना। अगर हम परिवार की बात करें तो हम उसमें 2 तरह का परिवार होता है, एकल परिवार है ना, संयुक्त परिवार होता है। एकल जिसमें मम्मी पापा बच्चे होते हैं, और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सारे मतलब ओवरऑल फैमिली के लोग उसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम भोजन के बारे में बच्चों को बताते हैं कि जो भोजन हमें मिलता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छा खाना क्या है, या फिर ऐसा कौन सा खाना है जो उनके स्वास्थ्य पर असर डालता है। आश्रय के बारे में, शेल्टर जो होता है ना, उसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। घर, रहन सहन कैसा होता है। जल, बच्चों को हम जल के बारे में बताते हैं कि जो जल है वो कहाँ से आता है। अगर हम ये सारी आदतें बच्चों में बचपन से नहीं डालेंगे तो बड़े होकर वो पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी हम पर्यावरण का अध्ययन बच्चों से कराते हैं या बच्चों को कराते हैं, ठीक है। यात्रा यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, हम बच्चों को यात्रा, जो हमारी 3 प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। और उसके जो नियम्स होते हैं ना, जैसे रेड लाइट फॉलो करना है आपको, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, येलो लाइट का क्या मतलब है, ट्रैफिक रूल्स जो हम बोल सकते हैं, यातायात के जो नियम होते हैं ना वो क्या है, तो इससे भी बच्चों को अवगत कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, छोटे छोटे काम जो होते हैं, लघु उद्योग काम जो होता है ना, कुटीर उद्योग जिसको हम कहते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं, है ना। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, हम क्या ऐसा काम करते हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, और क्या हम बनाते हैं जो पर्यावरण से संबंधित है। इन सभी चीज़ों से जोड़ने के लिए हम बच्चे को ईवीएस पढ़ाते हैं, ठीक है। और इन्हीं से हमारा जो पाठ्य सामग्री होता है उसका चुनाव होता है, यानी कि बच्चे का जो करिकुलम है इन्हीं 6 क्षेत्र में से चुना जाता है कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, वास्तविक लोग व उनके अनुभवों से जुड़े पाठ। तो हम बच्चों को ये जो ऊपर हमने टॉपिक देखे 5-6 टॉपिक जो हैं, इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वास्तविक लोग व उनके अनुभवों से जुड़े पाठों को पढ़ता है। जैसे कि आपने अगर कक्षा 4th की हम बात करें तो उसमें एक अनीता तथा मधुमक्खियाँ नाम का एक चैप्टर है, जिसमें मधुमक्खी पालन के बारे में हम जानते हैं, जो कि बिहार में किया जाता है ज़्यादातर मधुमक्खी पालन, है ना। जो बिहार में किया जाता है और उससे शहद बनाया जाता है, इस तरह से। तो वास्तविक चीज़ों से हम बच्चों और वास्तविक चीज़ों से जोड़ते हैं, वास्तविक लोगों से और उनके उन अनुभवों से बच्चों को जोड़ते हैं, ठीक है। वास्तविक घटना हो गया, कहानियों से हम बच्चों को जोड़ते हैं, यानी कि कहानी से जुड़े पाठ हम बच्चों को करवाते हैं जो कि वास्तविक होती है ना। जिससे बच्चा सीखता भी है और कहीं ना कहीं उसके अंदर जिज्ञासा भी पनपती है अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि विद्यालय जाना कक्षा 4th क्लास में होगा, वास्तविक स्थानों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दीवार के पार, है ना। वास्तविक कहानी घटना से जुड़ा कुछ हम बच्चों को ऐसा सिखाते हैं जिससे बच्चा सीख भी जाए और आनंद भी ले, ठीक है, बोर भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पर्यावरण अध्ययन का भाषा व गणित के शिक्षण के साथ सह संबंध है ना। जो पर्यावरण अध्ययन है उसको किसके साथ संबंधित है, भाषा के साथ है। यानी जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही जो पढ़ते हैं ना, तो भाषा हमारा साधन होता है, ठीक है। और गणित शिक्षण के साथ भी इसका सह संबंध है, गणित के साथ भी इसका संबंध होता है, क्योंकि हम पर्यावरण को पढ़ते हैं तो गणित के साथ इसका संबंध होता है ना। काउंटिंग हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली कराते हैं बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित होता है, कहीं ना कहीं गणित से संबंधित होता है, ठीक है। तो सह संबंधित है आपस में भाषा और गणित, ईवीएस से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कैसे, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन और भाषा कैसे आपस में संबंधित है, ये हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्र अभिव्यष्टि के मामले में अशक्त होते हैं। अभिव्यष्टि होता है हमारा एक्सप्रेशन, है ना, उसमें अशक्त होते हैं यानी कि वीक होते हैं हम। तो पर्यावरण अध्ययन में छात्र क्या होता है, एक्सप्रेस करने में चीज़ों को वीक होता है, ठीक है। विज्ञान को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट व्यक्त करना आवश्यक है ना। स्पष्ट होना चाहिए क्या, व्यक्त यानी कि आप जो भी चीज़, अभिव्यक्ति आवश्यक है, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है,
ठीक है। तो व्यक्त करना आवश्यक है किसी भी चीज़ को, है ना। विज्ञान को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपको स्पष्ट बोली का इस्तेमाल करना आवश्यक है, और वो आप कैसे करेंगे, किसी न किसी भाषा के माध्यम से करेंगे। आविष्कारों पर निबंध लिखना, जो भी आविष्कार हुए हैं भारत में या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आविष्कार होता है उस पर निबंध लिखवाना बच्चों से, ठीक है। ये भी क्या है कि जब आप निबंध लिखवाते हो तो भाषा से जुड़ा होता है, ठीक है। एक वैज्ञानिक के जीवन इतिहास का विवरण लिखना, कोई भी वैज्ञानिक है उसने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किया है उसके ऊपर, या उसने इतिहास कैसा है, उसका जीवन इतिहास क्या रहा है, उन सभी पे कौन कौन से काम किए हैं उसने, वो भी हम विवरण लिखवाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अभिव्यक्ति समीक्षा हेतु अभिव्यक्ति यानी कि अपना एक्सप्रेशन के लिए अभिव्यक्ति समीक्षा हेतु विज्ञान के छात्रों को संलग्न समीक्षा करना है ना, जांच करना है आपको किसी चीज़ का, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, विज्ञान के छात्रों को संलग्न करते हैं, यानी कि ईवीएस के छात्रों को हम संलग्न करते हैं। उसके बाद वैज्ञानिकों की जीवनियाँ भी पढ़ाना, है ना, पढ़ना या पढ़ाना। तो वैज्ञानिक जो होते हैं उनकी हम जीवनियाँ जब पढ़ाते हैं तो हम कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, तो भाषा के माध्यम से ही बच्चा इन चीज़ों को सीखता है। तो इस प्रकार पर्यावरण और भाषा आपस में संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो गणित से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो गणित में वैज्ञानिक नियमों को सुदृढ़ किया गया है। गणित क्या करता है, जो वैज्ञानिक नियम होता है ना उसको सुदृढ़ करता है, यानी कि ईजी करता है, ठीक है। विज्ञान शिक्षण हेतु तो गणित की पृष्ठभूमि आवश्यक है। अगर आपको विज्ञान साइंस का नॉलेज लेना है तो आपको उससे पहले गणित भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी पृष्ठभूमि जो है ना उसका बेसिक तत्व वो आवश्यक है आपको। अगर आप विज्ञान सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गणित भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप रासायनिक समीकरण, भौतिक विज्ञान आप कर रहे हैं ना, रसायन है, विज्ञान में रासायनिक होता है ना, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं, भौतिक विज्ञान होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं ना, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको गणित की आवश्यकता होती है। दोनों विषयों के बीच समन्वय आवश्यक है। समन्वय यानी कि तालमेल दोनों के बीच आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा सीखना, है ना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है ना, जो सह शैक्षिक एक्टिविटी जो होता है, गतिविधि होता है। जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होता है, पाठ्य सहगामी वह क्रियाएं होती है जो आपका पाठ है ना। जैसे कि आपके विद्यालय में दो चीज़ें चलती हैं, एक तो आपका शैक्षिक पक्ष चलता है, एक चलता है आपको सह शैक्षिक, है ना, जिसको आप स्कोलास्टिक और कोलास्टिक के नाम से जानते हो, है ना। जो कोलास्टिक होता है यानी शैक्षिक होता है उसमें आप केवल शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपका पाठ्य सामग्री आता है, लेकिन जो सह शैक्षिक होता है उसमें आपकी सारी गतिविधि आ जाती है, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया वो क्रियाएं होती है जो पाठ के साथ साथ आपका मनोरंजन करने के लिए, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है या कराया जाता है ना। आप सभी ने अपने विद्यालय में देखा होगा कि विद्यालय में सालों साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखो, नाटक मंचन होता है, अभिनय होता है, एक्सप्रेशन, जब आप नाटक करते हो ना, अभिनय करते हो आप, वो हाव भाव जो होता है आपका, वो नाटक में आप क्या करते हो, आप नाटक कहाँ करते हो, मंच पे करते हो, और उसके बाद फिर अभिनय प्रस्तुत करते हो ना, आप अपने हाव भाव एक्सप्रेशन देते हो। फिर आप क्या करते हो, वाद विवाद करते हो ना, चीज़ों को डेवलप करने के लिए वाद विवाद करते हैं, या कहानी वाचन करते हो, कहानी सुनाते हो, आप कहते हो या कोई सुनाता है तो आप सुनते हो, गीतों की रचना करते हो, आप भ्रमण करते हो, खेल की प्रतियोगिताएं में आप भाग लेते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका ना केवल शैक्षिक विकास होता है बल्कि साथ में सह शैक्षिक विकास भी होता है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का देखने को मिलता है, सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। अब ये जो पाठ्य सहगामी क्रिया है इसका महत्व क्या है ना, इससे बच्चा कैसे सीखता है, क्या महत्व है इसका। तो इससे क्या होता है कि जो पाठ्य सहगामी क्रिया होता है, क्रिया द्वारा सीखना, यानी कि बच्चा करके सीखता है ना, लर्निंग बाय डूइंग करता है, जो कि जीन पियाजे का सिद्धांत है ना, लर्निंग बाय डूइंग करता है, बच्चा करके सीखता है, जीवन संबंधी शिक्षा प्राप्त करता है, जो भी चीज़ें वो करता है बच्चा उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं ना, रियल लाइफ से संबंधित होता है, तो कहीं ना वो जीवन संबंधित शिक्षा भी प्राप्त करता है। स्वायत्ता की स्वाभाविकता आ जाती है बच्चों के अंदर, है ना, स्वयं की भावना बच्चों के अंदर विकसित हो जाती है, भाविकता आ जाती है बच्चों के अंदर। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है, और इसमें क्या होता है
कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से ही इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है और हर चीज़ को अपने तरीके से प्रस्तुत करता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा तो नहीं होता, तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया व दृष्टिकोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि स्मरणोत्सव और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इसमें क्या होगा कि जो यूनिट 2 है, इसमें आपके कुछ नेशनल फेस्टिवल्स हो गया या फिर इम्पोर्टेंट्स कुछ डेट्स है जिनको आपको याद करना चाहिए एज अ टीचर, है ना, एज अ टीचर ऑफ प्राइमरी लेवल, ताकि जब ये गतिविधियाँ आपको याद रहेंगी तभी तो आप बच्चों को करवा पाएंगे ना, करवा पाएंगे। मतलब ये डेट्स आपको याद रहेगा तभी इन डेट्स के बिहाफ पे आप बच्चों को गतिविधियाँ करवा पाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी गतिविधि आपको करवानी है किस डेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि जनवरी तो हम इसको मंथ वाइज देखेंगे कि कौन से मंथ में क्या आता है। ठीक है, जनवरी में आपको क्या आता है, जनवरी में आपका 26 जनवरी को आता है गणतंत्र दिवस, 27 तारीख को आता है प्रलय पीड़ितों की स्मृति में स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो प्रलय आता है ना, किसी भी प्रकार की विपदा होती है उसमें जो पीड़ित होते हैं तो उनकी याद में हम 27 तारीख को प्रलय पीड़ितों की स्मृति और में स्मरण उत्सव यानी इनको याद करने का दिन मनाते हैं। ठीक है, का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। उसके बाद फरवरी में क्या आता है, 4 तारीख को कैंसर दिवस आता है, 6 तारीख को स्त्री जननांग विकृति को शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 13 तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 20 जनवरी को सामाजिक न्याय की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाई जाती है। मार्च में क्या मनाया जाता है, फरवरी है ये 4 फरवरी को कैंसर दिवस और 6 फरवरी को स्त्री जननांग विकृति को शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है, 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम मार्च की बात करते हैं, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वन पेड़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, तो ये सारी तारीखें लिखी हुई हैं आगे जिन पे ये डेट्स लिखी हुई हैं, जिन दिन डेट को ये जो फेस्टिवल्स है जो मनाए जाते हैं। ठीक है, अप्रैल में क्या मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस। ऑटिज़म जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं विकलांग होते हैं, ऑटिज़म होते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 को रवांडा नरसंहार के शिकार लोगों के स्मरण में याद किया जाता है। 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय माँ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना। वही हम मई की बात कर लेते हैं। 3 मई को विश्व प्रेम दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 और 9 को द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वालों को स्मरण दिवस मनाया जाता है। 17 मई को हम विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाते हैं। जून में हम 1 जून को मनाते हैं विश्व माता पिता दिवस। 5 को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं ये। ठीक है, 21 तारीख को हम योगा दिवस मनाते हैं। जुलाई में हम मनाते हैं जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाते हैं। अगस्त में 15 तारीख को सबको पता है 15 अगस्त में मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। सितंबर में 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, सबका फेवरेट है जितने भी बच्चे 12वीं पास करके आए हैं। उसके बाद 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता यानी कि लिटरेसी डे मनाया जाता है। अक्टूबर में 2 तारीख को अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि गांधी जयंती मनाई जाती है। 5 तारीख को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नवंबर में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 19 को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 25 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 तारीख को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम जानेंगे कि महान नेता का जीवन व कार्य क्या है। तो कुछ महान हमारे नेता हैं,
ठीक है, उनके बारे में भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में कठियावाड़ा पोरबंदर में, जो कि गुजरात में पाया जाता है, भारत में गुजरात में पाया जाता है, और ये पश्चिमी एरिया में पाया जाता है, भारत के पश्चिम एरिया में। ठीक है, उसके बाद इनका जीवन क्या है, जीवन एक दर्शन नाम की इन्होंने एक किताब लिखा है ना। और ये क्या मानते हैं, इनका जो जीवन दर्शन है, क्या मानते हैं कि सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह इनको छोड़ देना, इनको ही अपनाना चाहिए जीवन में। सत्य को अपनाना चाहिए, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, निर्भयता यानी कि डर नहीं होना चाहिए, सत्याग्रह यानी कि सत्य के प्रति आग्रह करना है आपको। अगर कोई चीज़ सत्य है तो उसके ऊपर आपको डट के रहना है। ठीक है, और देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका क्या रही है भारत के राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और क्या रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका इनका रहा है भारत के राष्ट्रपिता का। शैक्षिक दर्शन क्या रहा है, इन्होंने शिक्षा के प्रति अपने क्या विचार दिए हैं, क्या दृष्टिकोण रहा है इनका। इन्होंने कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना होगा या दिया जाएगा, जो कि अभी भी है हमारे संविधान में, है ना। और RTE 2009 के तहत भी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, जिसको बदल कर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। और अब 3 साल से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग हो। इन्होंने कहा कि शिक्षा में बच्चे को उसका जो रीजनल लैंग्वेज है ना, उसमें बच्चों को शिक्षा दिया जाए, मातृभाषा में। साक्षरता को शिक्षा नहीं ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति साक्षर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षित भी है ना। तो साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों बातों में अंतर है। साक्षर होना तो आपका एक किताबी ज्ञान है कि आप साक्षर हैं, आप अपना डिग्री दिखा देंगे, डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट से आपका किताबी ज्ञान है या फिर जो कागज़ का टुकड़ा है वो। लेकिन साक्षर व्यक्ति कौन माना जाएगा, जिसके अंदर मानवीय गुण हो, है ना। शिक्षा द्वारा मानवीय गुणों का विकास होता है। और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। इन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे हस्तशिल्प होता है ना, कारीगरी जो हम करते हैं हाथों से, कुटीर उद्योग, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। इनको तो कौन नहीं जानता है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जन्म कब हुआ है इसका, 19 नवंबर को हुआ है 1835 में, काशी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है एक। झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। उसके पश्चात इनको पुत्र प्राप्त हुआ और 4 माह के भीतर 4 माह के भीतर मृत्यु भी हो गई थी। किसके, ठीक है, राजा का देहांत हो गया था। राजा के देहांत के उपरांत जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने जबरदस्ती झांसी को अपनाना चाहा। ठीक है, ज़बरदस्ती उन्होंने झांसी को अपनाना चाहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने दत्तक पुत्र दामोदर की उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार करी। यानी कि जब उसका पिता राजा मर गया था तो उनको क्या किया, झांसी जो पुत्र था ना, दत्तक पुत्र था, उसको उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार किया। रानी, है ना, लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से भिड़ने की ठानी। लक्ष्मीबाई ने क्या सोचा कि अब अंग्रेज़ों से तो लड़ाई करनी होगी। उसके बाद इन्होंने सुब्रता कुमारी चौहान द्वारा रचित एक कविता भी है इनका कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इनकी एक कविता है जो कि सुब्रता कुमारी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। इनके पिता सरदार थे और माता विद्यावती कौर, यानी इनके पिता का नाम सरदार किशन था और माता विद्यावती कौर थी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सम्मिलित रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, उसमें भी इनकी ये वहाँ पे उपस्थित रहे हैं। हिंसक तरीक़ों से स्वतंत्रता की लड़ाई करी है इन्होंने। क्रांतिकारी दलों के नेता भी बने हैं ये। उसके बाद सावरकर की किताब, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, सावरकर की किताब। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति से प्रभावित हुए हैं ये। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च 1931 को 2 अन्य साथियों के साथ इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। पिता मोतीलाल नेहरू थे, माता स्वरूप रानी थी। ठीक है,
अति संपन्न परिवार से थे। ये बहुत अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए बचपन से ही प्रेरित थे। भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ये बचपन से ही प्रेरित थे। ठीक है। 1950 में ये लंदन में शिक्षा हेतु भेजे गए थे। 1950 में इनको लंदन भेजा गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 1917 में विवाह कमला कौर 1917 में क्या हुआ था कि इनका विवाह हुआ था कमला कौर से। ठीक है। गांधी से मिलने के बाद आई एम सॉरी, यहाँ पे 1917 है या 1971 है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। सॉरी। ठीक है, हो सकता है कि 1971 हो, क्योंकि लंदन से पढ़ाई करने के बाद तो 1971 ही होगा, लेकिन आप प्लीज़ एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। गांधी से मिलने के बाद राजनीति में शामिल हुए। पश्चिमी सभ्यता का त्याग व देश प्रेम से ओतप्रोत थे। पश्चिमी सभ्यता का इन्होंने त्याग किया और देश प्रेम से ये भरे हुए थे। सभ्यता का त्याग व देश प्रेम से ओतप्रोत थे। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारतीय खोज, इनकी रचयिता यही हैं, और 27 मई 1964 को तबीयत बिगड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन नहीं जाता है, संविधान के निर्माता है हमारे, है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में। ठीक है। पढ़ने में सदैव होशियार थे। बचपन से ही जाति भेदभाव का इनको सामना करना पड़ा था। छुआछूत व अस्पृश्यता जो दलितों को सहनी पड़ती थी। एक दलित परिवार से थे और इनको छुआछूत और अस्पृश्यता की, इनको छू लेगा तो कोई इनके हाथ, इनका छुआ हुआ कोई पानी तक नहीं पिएगा, है ना। इस तरह की भावनाएं जो भारतीय समाज में विद्यमान थी, उससे ये इन्होंने इससे मतलब ऐसे ये भेदभाव इनका सामना इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है। आगे की पढ़ाई छात्रवृत्ति से की इन्होंने। आगे की पढ़ाई अपनी, इनको छात्रवृत्ति मिली थी, यानी कि स्कॉलरशिप जो हम सभी को मिलती है। ठीक है। उससे इन्होंने पढ़ाई की है। और पीजी कहाँ से किया है इन्होंने? पोस्ट ग्रेजुएशन कोलंबिया से किया है। भारतीय संविधान के निर्माता भी रहे हैं। ठीक है। पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD की है। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में PhD की। तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने कुल 32 डिग्रियां लिया और 9 भाषाओं में ये निपुण थे। इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है। हिंदू से इन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया और 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। आपको इस तरह की वीडियो देखने को आगे भी मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।